सबकी गिनती करो। कल कारखाने उद्योग धंधे से लेकर केवल नौकरी नहीं है, वो जमाना गया केवल नौकरी वाला। अब तुम नौकरियां ही सब खत्म कर दे रहे हो, फिर नौकरी में हमको कागज पर दे दोगे तो फिर क्या मतलब। कल कारखाने उद्योग धंधे से लेकर जमीन जायदाद हर जगह सत्ता व्यवस्था हर जगह हमारी संख्या के अनुपात में जिसकी जितनी। तो ये सारी बातें हम लोगों को समझानी पड़ेगी। देखो, हम लोगों की आपस में SC ST OBC माइनॉरिटी की कोई लड़ाई नहीं है। क्यों लड़ाई नहीं है? क्योंकि हम लोग, कोई मुसलमान ये कहता है भैया हमको OBC के हिस्से में से कुछ चाहिए, हमें SC के हिस्से में से चाहिए, हमें ST के हिस्से। अरे वो अपना हिस्सा कहने की स्थिति में नहीं है, उसको इस जगह लाकर खड़ा कर दिया कि कोई मुसलमान ये कहने की स्थिति में नहीं भैया हमारी भी इतना % नौकरियां बनती हैं, हमें भी दे दो, ये भी नहीं कह रहा है। तो तुम्हारे में लेने की तो बात ही नहीं है। कोई OBC ये नहीं कह रहा है कि हमको SC में चाहिए, कोई SC ये नहीं कह रहा है कि हमको OBC में चाहिए, कोई आदिवासी ये नहीं कह रहा है कि हमको दूसरे में चाहिए। तो झगड़ा हमारा किस बात का है? सबकी गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा देश के सभी संसाधनों में डिवाइड कर दो, दे दो। मुसलमान की जितनी संख्या उनको भी दे दो, ब्राह्मण की जितनी संख्या उनको भी दे दो, राजपूत की जितनी संख्या उनको भी दे दो, वैश्य की जितनी संख्या उनको भी दे दो। तो इंसाफ है ना, ये तो न्याय है। अरे किसी का बाप मर जाता है, 4 बेटे होते बराबर बराबर होता है ना। जब सबने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी तो देश आजाद हुआ, तो एक बार तो सबको बराबर खड़ा करना था। फिर लोग अपनी योग्यता से आगे पीछे होते, मगर बराबर ही नहीं खड़ा किया। तुम्हें पहले से ही टेंशन है ये लोग आगे ना निकल जाए, इसलिए पूरी तरीके से दबा ही रहे हो लगातार कि ये आगे ना निकल जाए। तो सबकी गिनती होनी चाहिए, सबको संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में भागीदारी मिलनी चाहिए। इस पर किसी की कोई लड़ाई नहीं, और यही एक्चुअल लड़ाई है। इस पर लोगों को समझाना होगा, बताना होगा, और इसके आधार पर हम लोग भाईचारा पैदा कर सकते। देखो, हम लोग किसान के घर में पैदा हुए, तो किसान के घर में पैदा हुए जब हम लोग छोटे छोटे थे तो खरीदने के लिए अनाज लोग घर पर ही आते थे। तो तौलने वाला तराजू होते थे बड़े बड़े, तो बाबा जी तौलते थे, तो तौल कर दे दिया जितना देना है उसको। फिर कहते थे इसको और दे दो। जब तौल पूरी हो जाती थी तो हर जगह किसाने करते थे, फिर एक्स्ट्रा दे देते थे। क्यों दे देते थे? मतलब उनके दिल में रहता था कि कम नहीं होना चाहिए। तो ये इंसाफ है कि कम नहीं होना चाहिए। हम जिसको दे रहे हैं कम नहीं, थोड़ा ज्यादा हो तो चलेगा। तो हम तो किसान के घर में पैदा हुए, तो किसी के हक पर हम कब्जा करें, इस पर हम लोगों को यकीन विश्वास नहीं है। हाँ, लेकिन कोई हमारे हक पर कब्जा करके रखे तो अब ये भी बर्दाश्त नहीं है। हम किसी के हक पर कब्जा नहीं करना चाहते, मगर हमारे हक पर कोई कब्जा करके रखे तो ये भी हमको बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए अब इसकी लड़ाई संगठित होकर के लड़नी पड़ेगी। सबकी गिनती करो। कल कारखाने उद्योग धंधे से लेकर केवल नौकरी नहीं है, वो जमाना गया केवल नौकरी वाला। अब तुम नौकरियां ही सब खत्म कर दे रहे हो, फिर नौकरी में हमको कागज पर दे दोगे तो फिर क्या मतलब। कल कारखाने उद्योग धंधे से लेकर जमीन जायदाद हर जगह सत्ता व्यवस्था हर जगह हमारी संख्या के अनुपात में जिसकी जितनी। नहीं तो मोदी जी अकेले ही विश्व गुरु हैं। योगी जी ने कहा मोदी जी विश्व गुरु हैं, तो मोदी जी विश्व गुरु हैं, अकेले ही विश्व गुरु हैं। डिग्री का पता चल नहीं रहा, मगर विश्व गुरु तो है। और 100-200 यूनिवर्सिटियों में भारत की एक भी शामिल नहीं है, टॉप यूनिवर्सिटियों में, मगर मोदी जी विश्व गुरु हैं। तो मोदी जी अकेले विश्व गुरु बन सकते हैं, मगर हमारे पूर्वजों ने भारत को विश्व गुरु बनाया था। तो अगर भारत को जब हमारे पूर्वजों ने विश्व गुरु बनाया था तो लोगों को गर्व होता था कि उनका बेटा नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। आज यहाँ के लोगों को गर्व होता है कि उनका बेटा अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो ये उल्टा हो गया। पहले दुनिया के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे, भारत के लोग दुनिया में जाते, कहते यहाँ की यूनिवर्सिटियों में दम नहीं है, विदेश जाएंगे। तो ये इतना पतन भारत का हो गया, तो इस गौरव को भी वापस
लाना है, और ये तभी हो सकता है जब इस देश का मूल्यवासी, इस देश का हुक्मरान बनेगा, शासक बनेगा, और तभी हमारे महापुरुषों का लक्ष्य पूरा होगा, सपना पूरा होगा। तो इसलिए इस लड़ाई को गांव-गांव पहुंचाने की जरूरत है। कितने लोग हैं? कम नहीं। कुंडा के कितने गांव हैं कुंडा में, उसकी लिस्ट निकालो, टीम बनाओ, एक एक गांव में जाओ, टीम बना करके अगर एक ही दिन, एक हफ्ते में टाइम देते हो तो इतने लोग कम से कम एक हफ्ते में अगर 3-4 टीम बना के निकले तो कम से कम अगर 5 टीम बनती है तो एक टीम 5 गांव में जाएगी दिन भर में, सुबह से लेकर के रात तक। 25 गांव एक संडे को कवर होगा, 4 संडे को 100 गांव कवर हो जाएंगे। कुंडा में इतने गांव होंगे नहीं, तो गांव के अंदर फिर गांव है, फिर उसमें भी जाना है, और हर जगह टीम गठित करो। देखो, एक आरएसएस के लोग, पंडित जी लोग आइडियोलॉजी फैला रहे हैं विभाजन की, कभी यादव को नान यादव से लड़ा रहे हैं, कभी चमार को नान चमार से लड़ा रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान से लड़ा रहे हैं। यही ना हुआ उत्तर प्रदेश में, जब 17 में आरएसएस वाले घर घर आए, कहे मौर्य जी सब नौकरी आपको ही मिलेगी, यादव लोग तो खा रहे हैं सब, पटेल जी सब नौकरी आपको मिलेगी, विश्वकर्मा जी सब नौकरी आपको मिलेगी, वोट हमको दो, यादव को तो हम देंगे नहीं क्योंकि यादव तो सबको को वोट देगा, हमको देगा नहीं। तो सबने वोट दे दिया बीजेपी को, और केशव मौर्य को मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, कुर्मियों को कानप्रिया पटेल को बनाएंगे, सबने दे दिया। देने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, गोरखपुर यूनिवर्सिटी की भर्ती में क्या हुआ, बादा यूनिवर्सिटी की भर्ती में क्या हुआ, और अभी जो ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती आई 27 की जगह 9.5 हो गया। अब ले लो सब, अब तो यादव नहीं ले रहा, ले लो सब। तो ये लड़ाई है। ऐसे शेड्यूल कास्ट में चमारों के खिलाफ भड़काया। तो ये जो लड़ाने भिड़ाने वाली आइडियोलॉजी है, ओबीसी को ओबीसी को, एससी को एससी से, ओबीसी को एससी से, ओबीसी एससी एसटी को मुसलमानों से, ये एक विचारधारा है। और ये विचारधारा जहर है जो तोड़ने का काम करती है, और ये जोड़ने वाली विचारधारा है जो हमारी विचारधारा है, फूले साहब अम्बेडकर परिवार। तो ये जोड़ने वाली विचार, अब दोनों में लड़ाई है, एक जहर है, एक दवा है। अब प्रभावी तो दवा है, लेकिन इसकी फ्रेंचाइजी गांव-गांव नहीं है, और जो जहर वाले हैं वो अपनी फ्रेंचाइजी, अपना माल गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, और उस पर जहर की पुड़िया पर दवा लिख रहे हैं। और जिनके पास वास्तविक दवा है वो जा ही नहीं पा रहे हैं गांव तक। तो जब गांव के आदमी को जहर के रूप में दवा मिलेगी, दवा के रूप में जहर मिलेगी, तो वही न लेगा। अब जब आप अपना विकल्प खड़ा करोगे, नहीं दवा हम हैं, तो लोग आपको भी देखेंगे। तो इसलिए गांव-गांव जाने की जरूरत है, टीम गठित करने की जरूरत है, संगठन बनाने की जरूरत है। मोदी जी ओबीसी हैं, मगर ओबीसी का एक भी काम मोदी जी नहीं करते, बोलते भी नहीं ओबीसी के बारे में। मूर्ख से मूर्ख आदमी को आप कुल्हाड़ी दे दो, कह दो अपने पैर पर मारो, मारेगा? तो मोदी जी तो मूर्ख है नहीं, मूर्ख कह भी नहीं सकते। देश के प्रधानमंत्री को आप मूर्ख कैसे कह सकते हैं? तो है नहीं मूर्ख। लेकिन ओबीसी के पैर पर कुल्हाड़ी चल रही है, तो चला कौन रहा है? तो मोदी जी चला तो नहीं रहे, क्योंकि मूर्ख आदमी भी चला नहीं सकता, मोदी जी तो मूर्ख है नहीं। तो मोदी जी कुल्हाड़ी चला नहीं रहे, मगर कुल्हाड़ी में जो बेत है उसका काम कर रहे हैं, लकड़ी का। और कुल्हाड़ी आरएसएस के ब्राह्मण चला रहे हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं मोदी जी मुख नहीं है, मुखौटा है। कि सामने मोदी जी, पीछे आरएसएस। आरएसएस के लोगों ने कहा मोदी जी आपका भाषण बहुत अच्छा है, लोग बहुत पसंद करते हैं। आप यही करते रहो, चुनाव हम लोग जीतते रहेंगे, सरकार तो चलती रहेगी। तो मोदी जी सरकार चलाने में कम और भाषण करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, देश विदेश में भाषण करते रहते हैं। अभी भाषण लोग कम सुनते हैं, लेकिन फिर भी वो करते रहते हैं। तो आरएसएस वालों ने कहा इसके बाद भी समय बचता है तो गंगा में आरती करो, और समय बचता है तो मन की बात करो। मन की बात कोई सुने ना सुने, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है, तो मास्टरों को ऑर्डर कर दो कि बच्चों को लाइन लगाकर बिठाएंगे
आपके मन की बात सुनाएंगे। तो आजकल मास्टर सुनाते हैं लाइन लगाकर, बच्चों की मर्जी हो ना मर्जी हो उनको बेचारे को सुनना ही सुनना है। मगर ओबीसी की बात मत करना। तो मोदी जी ओबीसी की कोई बात नहीं करते हैं, मगर ये सारी बातें हमें गांव-गांव पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग गलत बातें पहुंचाकर गलत जानकारी के आधार पर हम लोगों का उपयोग और इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, चाहे हिंदू मुसलमान के नाम पर, और जो हिंदू मुसलमान से बचा वो जाति के नाम। जातिवाद भी बड़ा खतरनाक है। जिस जाति की पार्टी मजबूत है वो क्या कहता है, कुत्ता भी खड़ा कर दे तो वोट उसी को देंगे। किसका? जिसकी पार्टी मजबूत है, सरकार बनाने लायक, वो ऊपर देख रहा है कि कुत्ता भी खड़ा करे तो वोट उसी को देंगे, और जिसकी कमजोर है तो भागे भूत की लंगोटी सही तो सोचता है अच्छा कोई टिकटवे दे दे हमारी बिरादरी को तो उसी को वोट दे देंगे। तो ये दो प्रकार का जातिवाद है। हर जाति में जाति का एक नेता आता है, कहता सब जाति आगे चली गई, अपनी पीछे रह गई, इसको आगे ले जाना, तो वोट मिलेगा नहीं। तो अमित शाह को क्या दिक्कत है, चलो तुम भी एक लाल बत्ती की गाड़ी ले लो, बाकी तुमको क्या करना है, तुम्हारी कुछ तो है नहीं, चलने वलने वाली कुछ है नहीं, चलो लाल बत्ती की गाड़ी ले लो, एक पुलिस की गाड़ी ले लो, तुम्हारे पीछे घूमती रहेगी, चलो ठीक है। तो बना दिया मंत्री। तो कहा नहीं नहीं हमारे परिवार में और भी एक दे दो, कम पड़ रहा है, तो परिवार में भी बनवा लिया। और फिर बिरादरी में गया, कहा अभी तक किसी ने इतना सम्मान नहीं दिया अपनी बिरादरी को जितना अमित शाह ने दिया, इसलिए एक एक वोट जाना चाहिए। अब वो आरक्षण खत्म हो जाए, आपकी शिक्षा खत्म हो जाए, आपका रोजगार खत्म हो जाए, आपकी नौकरी, तो जो धर्म वाले से फंस रहे हैं वो जाति वाले में जाके फंस जा रहे हैं। जो यहाँ से बच रहे हैं थोड़ा, वो वहां जाकर फंस रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए इस पर भी जागृति करने की जरूरत है। और देश में ईवीएम से वोटों की चोरी हो रही है, वोटों की लूट हो रही है, इसके बारे में भी जागृति करने की जरूरत है। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर आप लोग जागृत करने